Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I'm going to teach you what is target marketing strategies और कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर जो लोग ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है। देखो, एक मार्केट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो जो कंपनीज होती है वो या तो वो सबके लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या फिर वो क्या करती हैं, मार्केट में से सिर्फ कुछ ग्रुप्स को चूज कर लेती हैं और वो प्रोडक्ट उनके लिए बनाती है। ओके, अब जो वो कंपनी है वो उन ग्रुप के पास जाएगी कैसे, मतलब उस ग्रुप को प्रोडक्ट उन्होंने बेचना है तो वो उनको टारगेट कैसे करेगी। तो जो स्ट्रैटेजीज कंपनी यूज करती है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, उसको हम टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये बिजनेस को हेल्प करती हैं कि वो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकती हैं। ओके, बिजनेस जो है ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली अपने काम को अचीव कर पाता है इन स्ट्रैटेजीज की हेल्प से। अब कितने टाइप्स की स्ट्रैटेजीज होती है टारगेट मार्केट स्ट्रैटेजीज? ये हमारी 4 टाइप्स की होती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग। और जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कई बुक्स में आपको इसको मास मार्केटिंग भी लिखा हुआ मिलेगा, डिफरेंशिएटेड की जगह सेगमेंटेड मार्केटिंग में लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनके 2 नाम है। ओके, सो सबसे पहले है हमारी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। इसको हम मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाओ सब कंपनी के लिए और एक ही मार्केटिंग अप्रोच यूज करो सबको रीच करने के लिए। मतलब आपका प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है जो सारे खरीद रहे हैं, मीन्स वो सबकी जरूरत है, तो उसके लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक ही मार्केटिंग अप्रोच यूज करो सारी मार्केट को रीच करने के लिए, सारी मार्केट तक पहुंचने के लिए। ओके, ये जो स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल इग्नोर करती है कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है। वो एक ही प्रोडक्ट सबके लिए बनाते हैं। जैसे कि ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन यूज करता है? शुगर बनाने वाली कंपनी, सॉल्ट बनाने वाली कंपनीज या पेट्रोल बनाने वाली कंपनीज, क्योंकि सबकी एक ही रिक्वायरमेंट है, सबको उस चीज की जरूरत है और लोगों को उसमें चेंजेस नहीं चाहिए। सबको वैसा ही नमक चाहिए, वैसी ही शुगर चाहिए, उसमें कुछ उनको चेंजेस नहीं चाहिए। तो जो कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो ज्यादातर मास कंजप्शन में यूज होते हैं, तो वो अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है उनको टारगेट करने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, ये वाली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कंपनी मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करती है। तो उससे क्या होता है, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ चीजें सस्ती भी मिल जाती है, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एंड मोर ओवर इसमें इजीली आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, आप एक ही कंपेन चलाओगे, मार्केटिंग एक ही ऐड दोगे, एक ही कंपेन चलाओगे, सभी लोगों तक आप उस प्रोडक्ट को लेके पहुंच जाओगे। तो इससे क्या होता है, जब आपका एक ही कंपेन पे खर्चा हो रहा है मार्केटिंग पे, तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये हर तरह के कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और सारी कंपनी के पास वैसे ही उसे लेके जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये वैसी स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते हैं। लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी कम होती है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर नीड्स पूरी नहीं होती हैं। मतलब उसकी अगर स्पेसिफिक कोई चेंजेस है, उसे कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो सबको वैसे ही वो रीच कर रहे हैं। और इस केस में कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारी मास मार्केटिंग रहती है, कॉस्ट कम रहती है मार्केटिंग की, तो हर कोई इसी में एंटर करता है, इसी मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, और यही वाली जो स्ट्रेटेजी है ज़्यादातर कंपनीज यूज करती हैं। देन नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सेगमेंट में टारगेट कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, और फिर वो उस सेगमेंट के लिए वैसा ही प्रोडक्ट बनाती है जैसा उस सेगमेंट को चाहिए। अब इसमें क्या है, जो कंपनी है वो आइडेंटिफाई करती है नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कंपनी ये देखती है कि हर ग्रुप की अपनी नीड है, हर एक ग्रुप को अपने तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए,
तो वो हर सेगमेंट के लिए अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती है और अलग तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती है उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब देखो एग्जाम्पल देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो डिफरेंट टाइप के शैम्पूज बनाता सारे शैम्पूज ही है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। जैसे डव है वो ड्राई हेयर्स के लिए है, जिनकी जो है ड्राई हेयर्स है उनके लिए डव उन्होंने बना रखा है। क्लिनिक प्लस फॉर ऑयली हेयर्स और ट्रेसेमे जो है वो डैमेज्ड हेयर के लिए बना रखा है, जिनके बाल बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर दिया ना, कि आधी सेगमेंट के बाल जो है वो ड्राई है, आधी के ऑयली है, आधी के डैमेज्ड है। ज्यादातर कंपनीज यही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ताकि कस्टमर को लगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज बना रखी है। तो इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे चीज मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही शैम्पू बना दिया और सबको वही बेच रहे हैं। वो फिर अगर ऐसा कंपनी कर रही है तो वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। लेकिन इस केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप अलग अलग तरह के शैम्पू अलग अलग तरह के लोगों के लिए बना रहे हो, तो वो हमारी सेगमेंटेड मार्केटिंग हो गई। तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर कर पाते हो। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज तो होती है, लेकिन साथ में मार्केटिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। अब कैसे इंक्रीज होती है मार्केटिंग कॉस्ट, देखो उनको हर तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर तरह का अलग एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ेगा, अलग मार्केटिंग कैंपेन चलाना पड़ेगा। अगर डव की ऐड है तो उसमें आप वहां पे क्लिनिक प्लस की ऐड साथ में नहीं दे सकते, आपको अलग अलग देनी पड़ेगी, अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है। और इतनी तरह की अगर सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही बस इसका डिसएडवांटेज है और ज्यादातर कंपनीज इसी को यूज करती हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड और निश मार्केटिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने पूरी मार्केट में से सिर्फ एक ही सिंगल मार्केट को कैप्चर कर लिया, मतलब सिंगल मार्केट सेगमेंट पकड़ ली और उसी के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सिर्फ उसी के लिए। बाकी मार्केट को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि और लोगों को क्या चाहिए। अब कंसंट्रेटेड और डिफरेंशिएटेड में फर्क इतना है, डिफरेंशिएटेड में एक ही कंपनी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या है, कंपनी एक ही सेगमेंट के लिए एक ही प्रोडक्ट बना रही है, वो बाकी सेगमेंट्स को के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रही है। ओके, उसने सिर्फ एक ही को पकड़ लिया है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ब्रांड की लॉयल्टी बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो एक ही निश को कैटर कर रहे हैं। निश मतलब एक स्मॉल सेगमेंट को, कि एक ही निश को कैटर कर रहे हैं, तो उससे उनकी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है। कंपनी कस्टमर्स जो होते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ ब्रांड लॉयल हो जाते हैं, मतलब वो उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब जैसे कि रोलेक्स है, वो बहुत महंगी घड़ियां बनाते हैं, तो वो सिर्फ लग्जरी वॉच ही बनाते हैं। उनकी क्या है कि वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करते हैं, वो सिर्फ लग्जरी वॉचेस ही बनाते हैं। बाकी देखो घड़ियां तो देखो सबको चाहिए, लेकिन वो सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, लेस कंपटीशन, हर कोई उस फील्ड में एंटर नहीं करता है, कंपटीशन कम होता है, कस्टमर के साथ कनेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ आप एक ही सेगमेंट को कैटर कर रहे हो। ओके, तो ज्यादा कनेक्शन बन पाता है, आप उसी पे फोकस कर पाते हो, ज्यादा फोकस हो पाती है, ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि आप बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं भटका हुआ, आप एक ही सेगमेंट को पकड़ के उनके लिए ही प्रोडक्ट्स बना रहे हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो ये रिस्की है, अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया तो बिल्कुल ही आप लॉस में चले जाओगे। अगर आप अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, तो उस केस में अगर एक फेल हो गया, जैसे सपोज अगर डव फेल हो गया, तो कम से कम क्लिनिक प्लस चल जाएगा, तो कंपनी जो है वो मैनेज कर लेती है। लेकिन ये चीज निश मार्केटिंग में नहीं होती है। उसमें क्या है कि अगर जो आप बना रहे हो, आप एक पर्टिकुलर के लिए बना रहे हो, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो आप बिल्कुल ही लॉस में चले जाओगे। और इसमें मार्केट साइज भी लिमिटेड होता है, क्योंकि सिर्फ आप हाई प्रोफाइल के लिए ही, रोलेक्स जो है वो हाई प्रोफाइल के लिए ही बना रही है, तो जो मार्केट साइज है वो लिमिटेड है। जितने रिच पीपल है वही उसे खरीद पाएंगे, नॉर्मल बाकी हर कोई उसे ले ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो मार्केट साइज भी लिमिटेड होता है। तो ये कंपनी के ऊपर होता है, तो वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करेगी। नेक्स्ट इज माइक्रो मार्केटिंग, इसको हम लोकल या इंडिविजुअल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये जो माइक्रो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्ट बनाती है लोकल लोगों के लिए, लोकल और इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें उनको देती है, और उनको उसका प्रमोशन भी वो वैसे ही करती है। अब लोकल मार्केटिंग किस पे फोकस करती है कि जो हमारे आस पड़ोस में सिटीज में क्या चीज
बिक रही है और किस तरीके के उनको मार्केट कैंपेन चलाने पड़ेंगे। इंडिविजुअल मार्केटिंग जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को पर्सनलाइज करती है कि कस्टमर को, एक पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि वेडिंग ड्रेस अगर आप पर्सनलाइज्ड बनाते हो, जाके आप बताते हो कि मुझे इस तरीके का लहंगा चाहिए, इस तरीके की ड्रेस चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग अगर कस्टमाइज करके देते हैं तो वो माइक्रो मार्केटिंग है। या फिर एक लोकल बेकरी जो है वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशल ऑफर सिर्फ एक ही शहर में दे रही है कि इस शहर में जो है आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, बाकियों में अगर पहुंचाना है तो थोड़ा सा वही रेट रहेगा बाकियों के लिए। तो ये माइक्रो मार्केटिंग यूज कर रहे हैं सिर्फ उस एरिया के लिए। जैसे नाइकी कंपनी जो है वो कस्टमर्स को कहती है कि आप अपने शूज को कस्टमाइज भी करवा सकते हो। ओके, तो अगर वो ऐसा ऑफर देती है तो वो माइक्रो मार्केटिंग के अंडर आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड्स को टेलर कर रहे हैं। तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, कई बार क्या होते हैं लोग बाइक्स भी कस्टमाइज करवाते हैं, तो वही चीज है कि आप एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड को पर्सनलाइज कर रहे हो। ओके, देन अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते समय हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला है कंपनी के रिसोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, कंपनी के पास अगर पैसा रहेगा तभी तो वो स्ट्रैटेजीज यूज कर पाएगी ना। तो अगर कंपनी के कितना फंड्स है उसके पास, क्या कितना स्टाफ है, कितने टूल्स अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है वो किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करेगा। अब एक स्मॉल कंपनी है, अगर उसके पास लिमिटेड फंड्स है तो वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यूज करेगी, सिंगल निश को केटर करेगी। जैसे कि अगर उन्होंने एक ही निश को पकड़ लिया कि वो क्या करेंगे, सिर्फ बेबी फूड बनाएंगे और वो किसको केटर करेंगे, न्यू पेरेंट्स को, न्यू मदर्स को। ठीक है, तो क्योंकि वो सिंगल एक स्मॉल कंपनी है, उनके पास लिमिटेड फंड्स है, तो उन्होंने एक ही उसके लिए चीजें बनाई। लेकिन अगर कोई लार्ज कंपनी है जैसे कोको कोला, तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज कर सकती है। अब कैसे यूज कर सकती है, जैसे वो डाइट कोक बना सकती है, जो लोग शुगर को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं उनके लिए डाइट कोक, या फिर जीरो कोक जीरो बना सकती है, क्लासिक कोक बना सकती है। क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी बना यूज कर सकती है। ओके, ज्यादातर जो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है वो ज्यादातर वही बड़ी कंपनीज ही यूज करती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट होम्योजेनिटी। होम्योजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा। अब अगर आपके प्रोडक्ट सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत क्या है, आप उसमें मास मार्केटिंग यूज करिए ना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट वेरी करता है, डिफरेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यूज करनी पड़ेगी। अब जैसे कि पेट्रोल और सॉल्ट के लिए वो ब्रांड के रिगार्डिंग नहीं होता है ज्यादा, सिमिलर लेस रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, मतलब उसमें सिर्फ ब्रांड का ही डिफरेंस होता है, बाकी उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है नमक या पेट्रोल में। तो उस केस में कंपनी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है। लेकिन टीवी के केस में सैमसंग जो कंपनी है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यूज कर रही है, क्योंकि वो हर सेगमेंट के लिए अलग टीवी बना रही है। जैसे आपको बजट रेंज का टीवी चाहिए, मिड रेंज का चाहिए, या फिर प्रीमियम रेंज का चाहिए, तो उन्होंने सेगमेंट कर रखा है अपनी मार्केट को, और उसी अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसको अपने कस्टमर को टारगेट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखो, एक प्रोडक्ट जो होता है ना, उसकी भी एक स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। जैसे जब वो इंट्रोड्यूस होता है, पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, फिर वो प्रोडक्ट नीचे गिरने लग जाती है उसकी डिमांड। ओके, तो आपको ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है, मार्केट में आप बेच रहे हो जो आप अपना प्रोडक्ट, वो किस स्टेज में चल रहा है। देखो, जब एप्पल ने नया नया आईफोन लॉन्च करा था तो उसने 1 या 2 मॉडल्स पे ही फोकस करा था, तब उसने कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो है वो स्ट्रैटेजी यूज करी थी। क्लियर। लेकिन जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच गया एप्पल, जब मैच्योरिटी पे, अभी भी मैच्योरिटी पे ही है, तो दे ऑफर मल्टीपल वेरिएंट्स। अब वो बहुत तरह के वेरिएंट देते हैं एप्पल आईफोन में ही, जैसे एप्पल आईफोन प्रो देते हैं, प्रो मैक्स देते हैं, एसई देते हैं। तो यहाँ पर अब वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज मार्केट होमोजेनिटी। अब जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी मार्केट कैसी है। अगर मार्केट ऐसी है जिसमें कस्टमर की नीड्स और टेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कंपनी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यूज करती है। लेकिन अगर कस्टमर की नीड्स अलग अलग हैं, तो वहां पर कंपनी को डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यूज करनी पड़ेगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको देने पड़ेंगे। जैसे कि बेसिक यूटिलिटीज वाली जो चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टैप वाटर हो गया, तो उसमें लोगों की नीड्स जो है वो एक जैसी है, मार्केट एक जैसी है, तो वहां पर कंपनीज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करेगी। लेकिन जहाँ पे फैशन क्लोथिंग, लोगों को अलग अलग तरह के स्टाइल चाहिए, मतलब, और ऊपर से जैसे H&M कंपनी है, तो उसने क्या कर रखा है कि बच्चों के लिए वो अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, अलग कपड़े बनाती है, टीन्स के लिए अलग स्टाइल के कपड़े बनाती है और एडल्ट्स के लिए अलग बनाती है। तो क्योंकि मार्केट अलग अलग है, हर एक को अपने अकॉर्डिंग चीजें चाहिए।
तो वहाँ पर कंपनी जो है वो H&M जो है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चूज करने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर्स कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ज्यादातर आप वही यूज करते हो। देखो, अगर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑयली और ड्राई स्किन के लिए, तो जो नया स्किन केयर ब्रांड आएगा वो भी उन्हीं को फॉलो करेगा और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करेगा। लेकिन अगर उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्लियर, तो उस केस में वो एक ही निश पे कैटर करेगा। मींस अगर बहुत ज्यादा हर कोई बना रहा है ऑयली ड्राई स्किन के लिए, तो हो सकता है कि नई कंपनी जो है वो एक ही उसको फोकस करे कि भाई एक्ने प्रोन स्किन के लिए कोई नहीं बना रहा जिसके ऊपर एक्ने हो जाते हैं, तो हम सिर्फ इसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो उस केस में वो जो कंपनी है वो क्या यूज करती है, वो फिर उस केस में कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यूज करती है, जिसमें वो निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करती है। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स है। अब कंपनी ने देखो अपने अकॉर्डिंग हर चीज डिसाइड नहीं कर सकती, कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। हर चीज पे उन्होंने रूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, प्राइस के रिगार्डिंग कि इसको बेचना कैसे है, ठीक है। तो उस केस में कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। अब जैसे कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, उसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है उसे पीडीएस के अंडर बांटती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। तो वहां पे गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस और उसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इसको कैसे बांटा जाएगा। तो उस केस में मार्केटियर्स को वही स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। वही स्ट्रैटेजी चूज करते समय गवर्नमेंट के रूल्स को जरूर ध्यान में रखना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।